नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मेरी आवाज आ पा रही है आप लोगों तक? बिल्कुल आ पा रही होगी, है ना। चलिए, तो मैं आप लोगों की कमेंट देखता हूं, तब तक आप लोग जुड़ते रहिए। तब तक आप लोग जुड़ते रहिए, मैं आपके कमेंट देखता हूं। चलिए। और भाई, कैसे हो आप सब? देखिए, कमेंट को आने में थोड़ा सा समय लग रहा है। चलिए, एक बार फिर से देख लेते हैं, ये समय क्यों लग रहा है। ठीक है। हाँ, अब ओपन हो गया। आ जाइए, आप सभी आ जाइए, आ जाइए, जुड़ जाइए। चलिए, मेरी आवाज आ पा रही है? हाँ, उधर तो मैं देख रहा हूँ लाइव स्टूडेंट्स आ चुके हैं, काफी सारे आ चुके हैं। हाँ, यहाँ पर भी शो करने लगा। चलिए सर जी, आप मेरा चलिए। हर हर महादेव। अमित चौहान हैं और चंद्रशेखर हैं। मैं बहुत अच्छा हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। चलिए, हेलो जी, हेलो। जय हिंद, जय श्री राम। मैं बहुत अच्छा हूँ। चलिए। अच्छा। चलिए, ओके ओके ओके। अतुल उपाध्याय, सिर पटक पटक कर आपको प्रणाम। नहीं, सिर पटक पटक के प्रणाम ना करो। आप ऐसे ही प्रणाम कर लो, वही बहुत है। ठीक है। सिर पटक पटक। अच्छा, इतनी क्रिएटिविटी तुम में आती कहां से है यार। एक बोलेगा सर एवरेस्ट की चोटी से आपको प्रणाम। एक बोलेगा सर मैं अंडमान निकोबार से लाए हूं। एक ने तो हद ही कर दी थी, एक बोल रहा था सर मैं पाकिस्तान से लाए हूं। बस ठीक है यार। तुम लोग कुछ भी बोल सकते हो, क्योंकि मैं कौन सा देखने बैठा हूं भैया। और यहाँ कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है कि पता चल जाए कि आप कहाँ से लाए हो। अगर ये भी पता चलता ना कि तुम लोग कहाँ से लाए हो, तो तुम ये झूठ ही नहीं बोल पाते कभी भी। कि तुम कहाँ से लाए हो। अब तो जितना मन चाहे उतना बोल दो कि सर हम यहाँ से लाए हुए, हम वहां से लाए हुए। चलिए, आइए। ठीक है। जय महाकाल महाशिवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए जी। ओके ओके। अमन तिवारी कन्नौज से हैं। अच्छा, और राहुल शर्मा बोल रहे हैं भैया मैं भी मथुरा से हूँ आपके पास से। चलिए, बहुत अच्छी बात है। धर्मेंद्र यादव देखिए अफगानिस्तान से। अंशु, आपकी हंसी बहुत अनोखी है। चलिए। अ, गोमल दर्रे से भी तो था सर एक बच्चा। बिल्कुल। एक गोमल दर्रे से भी था। बिल्कुल सही कह रहे हो। खैबर और गोमल दर्रे से यही है। चलिए, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कमेंट आपके देखते रहेंगे। और फिजिक्स बहुत अच्छे से आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, ऐसी उम्मीद मैं करता हूं, मतलब जबरदस्त तरीके से आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे फिजिक्स को। ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। कोई इश्यू तो नहीं। ठीक है, एवरीथिंग इज क्लियर। वीडियो ठीक है, ऑडियो ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग थे फिजिक्स में कहां पर? ठोसों के यांत्रिक गुण पर। ठीक है। हम लोग बात कर रहे थे ठोसों के यांत्रिक गुणों के बारे में, चर्चा कर रहे थे। यांत्रिक गुण, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। ठीक है, यहीं पर तो थे हम लोग। मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स पर, ठोसों के यांत्रिक गुण, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। चलिए, अब इसी चर्चा को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। और हम लोगों ने ठोसों के यांत्रिक गुण में सबसे पहले हमने ये देखा था कि सर इलास्टिसिटी क्या होती है, प्रत्यास्थता क्या होती है। ये हमने देखा था, प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी बहुत अच्छे से समझा था। प्रत्यास्थता में हमने देखा था सर कि विरूपक बल क्या होता है, जिसको डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं, विरूपक बल, इसको भी हमने जाना था। और साथ ही साथ हमने प्रतिबल को भी देखा था, जिसको स्ट्रेन बोलते हैं। हमने प्रतिबल को भी देखा था। साथ ही साथ
विरूपक बल लगाने पर जब हम अप्लाई करते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स, तो डिफॉर्मिंग फोर्स के कारण वस्तु के, डिफॉर्मिंग फोर्स के कारण किसी भी ऑब्जेक्ट के आकृति में, आकार में या रूप में परिवर्तन हो जाता है, और इस परिवर्तन से ठीक है विकृति पैदा होती है। क्या पैदा होती है? विकृति पैदा होती है। विकृति को भी जाना था, और यहीं पर हमने कल बात की थी हुक का नियम, ठीक है, हुक्स लॉ, हुक के नियम के बारे में भी हमने चर्चा की थी, हुक का नियम भी हमने जाना था, ठीक है, ये बात हमने देख ली थी। और मैंने आपको एक और बात बताया था कि जो प्रतिबल होता है, प्रतिबल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विकृति, ठीक है। ये पीडीएफ में नहीं लिखना। सुशील एक बच्चा है, बहुत अच्छी पीडीएफ बनाता है फिजिक्स की, ठीक है, वो ये बातें नहीं लिखेंगे क्योंकि ये बातें हम कल डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो कल हम क्या क्या पढ़ चुके हैं? तो कल हम सबसे पहले हमने बात कर रही थी प्रत्यास्थता की। एक बार और बताता हूं, ठीक है। प्रत्यास्थता बेसिकली किसका गुण होता है? ठोस का गुण होता है। तो मैं एक बार और बता देता हूं, ये ठोसों का गुण होता है सब। किसका? ये ठोसों का प्रॉपर्टी होती है, ये सॉलिड्स की प्रॉपर्टी होती है, ठोसों का गुण होता है। ये क्या है बच्चे प्रत्यास्थता? कि जब आप किसी भी वस्तु पर विरूपक बल लगाते हैं, ठीक है बच्चों, तो वो वस्तु अपने रूप, आकार, आकृति में परिवर्तन का विरोध करती है और अपनी पुरानी वाली अवस्था में आने का प्रयास करती है। उस ठोस के इसी गुण को हम लोग क्या कहते हैं? प्रत्यास्थता कहते हैं, ठीक है। तो लिखना जरूरी है नहीं, मैंने आपको समझा दिया, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, जब आप बल लगाते हैं किसी भी ठोस पर, और उस बल को लगाकर जब आप किसी भी ठोस के रूप या आकार या आकृति में परिवर्तन करते हैं या परिवर्तन करने का प्रयास करते हैं, परिवर्तन करते हैं या परिवर्तन करने का प्रयास करते हैं, तो इस बल को हम लोग क्या बोलते हैं? डिफॉर्मिंग फोर्स। उसको हम लोग विरूपक बल बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिफॉर्मिंग फोर्स बोलते हैं, विरूपक बल बोलते हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, वस्तु के अंदर भी एक और बल कार्य करता है जिसको हम लोग प्रतिबल बोलते हैं, स्ट्रेन बोलते हैं। और ये जो स्ट्रेन होता है बच्चे, ये क्या करता है? इस ठोस को, उस वस्तु को पुनः उसी अवस्था में लाने का प्रयास करता है, ठीक है। प्रतिबल क्या करता है? उस ठोस को या उस ऑब्जेक्ट को, वो ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए? ठोस होना चाहिए, वह वस्तु को पुनः उसी अवस्था में लाने की कोशिश करता है। तो ठोस या वस्तु को पुनः उसी अवस्था में लाने का प्रयास करता है, उसी अवस्था में लाने का प्रयास करता है, लाने का प्रयास करता है, प्रयास करता है, ठीक है बच्चे। आपका कौन सा बल प्रयास करता है? ऐसा प्रतिबल। और विरूपक बल क्या करता है? स्ट्रेन जिसको बोलेंगे, ठीक है, प्रतिबल। और डिफॉर्मिंग फोर्स, विरूपक बल क्या करता है? विरूपक बल वस्तु के आकार या आकृति में परिवर्तन करता है। विरूपक बल क्या करता है? वस्तु के रूप या उसके आकार या उसकी आकृति में परिवर्तन करता है, परिवर्तन करता है। और अगर परिवर्तन हो जाता है, किसी भी ठोस के रूप में या आकार में या आकृति में परिवर्तन हो जाता है, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे कि उसमें विकृति उत्पन्न हो गई। उसमें क्या उत्पन्न हो गई? विकृति उत्पन्न हो गई, ठीक है, उसमें स्ट्रेस पैदा हो गया। ये बात बिल्कुल क्लियर है। प्रत्यास्थता देखा था हमने। अच्छा, प्रत्यास्थता के साथ साथ दूसरी चीज हमने और क्या देखी थी? तो दूसरी चीज हमने इसका प्रत्यास्थता का जस्ट उल्टा देखा था, जिसको कहते हैं सुघट्यता, प्लास्टिसिटी। सुघट्यता देखा था कि सुघट्यता क्या होता है, इसको भी देखा था। और सुघट्यता को भी हमने बहुत बेहतर तरीके से समझा था कि व्हाट इज प्लास्टिसिटी, सुघट्यता क्या होती है, ठीक है। यहां तक कोई इशू नहीं होगा। अब थोड़ा सा हम आगे इसको पढ़ते हैं और भी चीजों को देखने की कोशिश करते हैं। चलिए, ठीक है, देखो सबसे पहली चीज हमें यहां पर पढ़ना है प्रत्यास्थ उत्तर प्रभाव। उत्तर प्रभाव ये हमें पढ़ना है कि क्या होता है बच्चों? प्रत्यास्थ उत्तर प्रभाव, ठीक है ना, प्रत्यास्थ उत्तर प्रभाव, ठीक है ना। इसको अंग्रेजी में बोलेंगे हम इलास्टिसिटी आफ्टर इफेक्ट, प्रत्यास्थ उत्तर प्रभाव। दूसरा हम पढ़ेंगे प्रत्यास्थ श्रांति, प्रत्यास्थ श्रांति, ठीक है, इसको बोलेंगे इलास्टिसिटी फटीग, प्रत्यास्थ श्रांति, प्रत्यास्थ श्रांति, इसको भी हम पढ़ेंगे बच्चों। प्रत्यास्थ श्रांति क्या होती है, इलास्टिसिटी फटीग क्या होती है। तीसरा हम देखेंगे पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तुएं, पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तुएं, इसको भी हम समझेंगे। प्रत्यास्थ वस्तुएं, पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तुएं, कंप्लीटली इलास्टिक बॉडी, पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तुएं, इसको हम देखेंगे, पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तुओं को। और एक चीज हम और देखेंगे जिसका नाम है प्रत्यास्थता की सीमा, द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता की सीमा। अब मैं इनको डेफिनेशन से समझाऊं, इससे ज्यादा बेहतर है
कि मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊं। ठीक है, आप सभी जुड़ जाइए बच्चों। चलिए, प्रत्यास्थ गुणांक क्या होता है? ठीक है बच्चों, देखो जो प्रत्यास्थता गुणांक में मैं आपको यंग प्रत्यास्थता गुणांक भी समझाऊंगा कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है बच्चों। ठीक है, और आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक भी बताऊंगा और दृढ़ता गुणांक भी बताऊंगा। ठीक है, प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है ये भी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, अभी आप चिंता ना करो। तो प्रत्यास्थता गुणांक तो बताऊंगा ही बताऊंगा, जिसको कैपिटल ई से डिनोट करते हैं, साथ ही यंग, आयतनात्मक और दृढ़ता गुणांक ये भी समझाऊंगा। बस यहां पर आप अच्छे से फोकस करो। देखिए बच्चों, ठीक है, डेफिनेशन, ठीक है, आप चाहें तो खुद भी लिख सकते हैं और मैं भी लिखवा दूंगा, कोई इशू नहीं है, लेकिन आप समझने की कोशिश करना, जो मैं आपको समझाता हूं प्लीज उसको देखना। मान लीजिए बच्चों कि ये कोई ठोस है, हमने माना कि ये कोई ठोस वस्तु है, ये कोई ठोस वस्तु है, ये कोई सॉलिड है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है, ये ठोस है, और इस ठोस पर आपने क्या किया, इस ठोस पर ऐसे आपने विरूपक बल लगाया। ठीक है, आपने इस पर अप्लाई किया डिफॉर्मिंग फोर्स, विरूपक बल। ठीक है, हम इस ठोस पर विरूपक बल लगाते हैं, विरूपक बल, डिफॉर्मिंग फोर्स हमने इस पर अप्लाई किया, डिफॉर्मिंग फोर्स हमने इस पर अप्लाई किया, इस ठोस पर। बहुत अच्छी बात है बच्चों, विरूपक बल लगाया। अब जब ने हमने इस ठोस पर विरूपक बल लगाया तो ऑब्वियस सी बात है, ये बात आपको भी पता है बच्चे, देखिए ये विरूपक बल इसके रूप में, इसके आकार में, इसकी आकृति में परिवर्तन करेगा या प्रयास करेगा, है ना। ये विरूपक बल क्या करेगा, ये विरूपक बल बच्चों, ये जो डिफॉर्मिंग फोर्स है, अगर आपने कल का लेक्चर नहीं देखा, आज के लेक्चर से भी आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, डोंट वरी। ठीक है, तो जो हमने विरूपक बल लगाया, ये विरूपक बल क्या करेगा, ये विरूपक बल बच्चे इस ठोस के रूप में, इसके आकार में, इसकी आकृति में परिवर्तन करेगा या परिवर्तन का प्रयास करेगा, परिवर्तन करेगा या परिवर्तन का क्या करेगा, प्रयास करेगा। इसके रूप, इसके आकार, इसकी आकृति में या तो परिवर्तन कर देगा या परिवर्तन करने का प्रयास करेगा। ये बात समझ में आई, या तो परिवर्तन या परिवर्तन करने का प्रयास करेगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल करेक्ट है। यहां तक ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई, नहीं होगा कोई डाउट। अच्छा, मान लीजिए बच्चे कि अब इसने परिवर्तन कर भी दिया, इसने परिवर्तन, मान लो कि इसने परिवर्तन कर भी दिया। ठीक है, तो वस्तु के अंदर से एक और बल कार्य करेगा, वस्तु के अंदर से एक और बल कार्य करेगा जो विरूपक बल के विपरीत होगा। आपको पता है कि वस्तु के भीतर, उस ठोस के अंदर एक गुण होगा, उसके अंदर भी एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, एक ऐसा फोर्स होगा जो विरूपक बल के अगेंस्ट कार्य करेगा, जो विरूपक बल के विपरीत कार्य करेगा, और उसको हम लोग बोलेंगे क्या बच्चों, ये होगा प्रतिबल। प्रतिबल, स्ट्रेन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, स्ट्रेन बोलते हैं, ये प्रतिबल है। और ये प्रतिबल जो है बच्चों, ये विरूपक बल के विपरीत कार्य करता है, विरूपक बल के विपरीत कार्य करता है, बल के विपरीत कार्य करता है, ये विपरीत कार्य करता है। ये बात आपको समझ में आ गई, यहां तक कोई इशू तो नहीं है मेरे किसी भी प्यारे बच्चे को, और होना भी नहीं चाहिए। ये विरूपक बल के, ठीक है, विपरीत कार्य करेगा प्रतिबल। और कल मैंने आपको एक और बात बताया था कि सर जितनी भी विकृति पैदा होती है, ये जितनी भी विकृति पैदा होती है, ये जितना भी स्ट्रेस पैदा होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है किसके, प्रतिबल के। तो ये जितनी भी विकृति पैदा हुई, ये प्रतिबल के अनुप्रमानुपाती होगा। इसी को कहते हैं हम लोग हुक का नियम। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग हुक का नियम कहते हैं। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं, इसी को हम लोग हुक का नियम कहते हैं, इसी को हम लोग हुक का नियम भी बोलते हैं। ठीक है भाई, ये बात हमने लिख दिया। अगर बच्चों इस प्रोपोर्शनल वाले चिन्ह को मैं हटा दूं, अगर इस चिन्ह को मैं हटा देता हूं, प्रोपोर्शनल वाले चिन्ह को, तो विकृति बराबर, ठीक है, तो यहां पर एक गुणांक लग जाएगा, जिस गुणांक को आप लोग कैपिटल ई से डिनोट करेंगे। गुणांक ई लग जाएगा और इनटू होगा क्या, प्रतिबल। इनटू क्या होगा, प्रतिबल होगा। ये गुणांक ई इनटू क्या होगा, प्रतिबल होगा। अब ये जो ई ही है, जो ई है, एक बच्चा पूछ रहा था कि सर प्रत्यास्थता गुणांक, तो इसी ई को हम क्या कहेंगे, यही जो ई होगा, इसी को हम प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। इसी ई को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, इसी को हम लोग मेरे प्यारे दोस्तों प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। ये जो कैपिटल ई है, और ये कैपिटल ई इक्वल्स टू क्या होगा, कैपिटल ई इक्वल्स टू होगा विकृति, विकृति बट्टे प्रतिबल। अब इतना तो पता होगा, कैपिटल ई इक्वल्स टू क्या होगा, इस कैपिटल ई इक्वल्स टू होगा विकृति बट्टे प्रतिबल। कैपिटल ई इक्वल्स टू क्या होगा, विकृति अपॉन प्रतिबल, मतलब स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, कैपिटल ई। और यही कैपिटल ई क्या है, यही कैपिटल ई आपका प्रत्यास्थता गुणांक है। ये तीन प्रकार का है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, आयतनात्मक और दृढ़ता।
अगर आप नहीं भी पढ़ेंगे कोई दिक्कत नहीं है, आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ये गारंटी है साहब, ठीक है, इतना नहीं पूछा जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई। आइए अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि प्रत्यास्थ उत्तर प्रभाव क्या होता है। मैं पहले बताऊंगा क्या होता है और फिर आप मुझे बताना कमेंट करके कि आपको समझ में आया या नहीं आया। चलिए, ठीक है, फिर आप मुझे बताना कमेंट करके कि समझ में आया नहीं आया। ठीक है, जब आप इस प्रोपोर्शनल वाले चिन्ह को हटाएंगे तो यहां पर एक गुणांक आएगा, ठीक है ना। जैसे आप देखते थे ना जैसे आप देखते थे कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो, ठीक है, अनुक्रमानुपाती होता है दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के, और वृत्तक्रमानुपाती होता है उनकी बीच की दूरी के वर्ग के। जब आप इस साइन को हटाते थे तो यहां पर एक नियतांक आता था, गुणांक आता था, जिस गुणांक को आप लोग सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलते थे। क्या बोलते थे इसको? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलते थे इसको। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक आप इसे बोलते थे, बताइए बोलते थे कि नहीं? बिल्कुल सर, इसको सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलते थे, कैपिटल जी। और कैपिटल जी की वैल्यू मैंने आपको बताई थी 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर होती थी। बोलो होती थी कि नहीं बच्चे? ठीक, कैपिटल जी की वैल्यू देखिए 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर होती थी इस कैपिटल जी की वैल्यू। जब आप इसे हटाएंगे, ठीक है, ध्यान रखना, तो F इक्वल्स टू हो जाता था G, ठीक है, m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर। यहां पर मैंने आपको ये बात क्यों समझाई, तो जैसे यहां पर एक गुणांक ये लगा है या एक नियतांक लगा है, ऐसी बच्चे एक नियतांक या एक गुणांक होता है जो बच्चे इस साइन को हटा लेने पर लगता है, जिसका नाम होता है प्रत्यास्थता गुणांक। क्या होता है? इसका नाम होता है प्रत्यास्थता गुणांक E, और E इक्वल्स टू होगा प्रतिबल, ठीक है ना, विकृति अपॉन प्रतिबल, विकृति बट्टे प्रतिबल होगा। यह बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है, यहां तक कोई इशू नहीं है, मुझे भी पता है कि यहां तक कोई इश्यू है ही नहीं वास्तव में। अब हम बात करेंगे प्रत्यास्थ उत्तर प्रभाव। प्रत्यास्थ उत्तर प्रभाव का मतलब है कि आपने विरूपक बल लगाया, ठीक है, और उसके बाद आपने उसको हटा दिया। आपने लगाया, लगाने के बाद हटा दिया, और जब आपने हटाया तो फिर प्रतिबल अप्लाई होगा, और जब प्रतिबल अप्लाई होगा तो वस्तु अपने पुनः उसी आकार में आने का प्रयास करेगी जिसमें वो पहले थी। तो अपनी पुनः अवस्था में आने में जो लगा समय होगा, उसी समय को हम लोग बोलेंगे प्रत्यास्थ उत्तर प्रभाव। तो प्रत्यास्थ उत्तर प्रभाव क्या है? समय है कि जब विरूपक बल हटा लेने पर वस्तु अपनी पूर्व अवस्था में आने में जितना भी समय लगाती है उसको हम लोग बोलते हैं प्रत्यास्थ उत्तर प्रभाव। तो मैं लिख देता हूं प्रत्यास्थ उत्तर प्रभाव क्या है? विरूपक बल हटा लेने पर, विरूपक बल हटा लेने पर, हटा लेने पर, हटा लेने पर वस्तु वस्तु अपनी वस्तु अपनी पूर्व अवस्था में, पूर्व अवस्था में, पूर्व अवस्था में आने में, आने में जितना समय लेती है, जितना समय लेती है, वस्तु अपनी पूर्व अवस्था में आने में जितना समय लेती है, लेती है, उसे प्रत्यास्थ उत्तर प्रभाव कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चों? उसे प्रत्यास्थ उत्तर प्रभाव कहते हैं। उसे प्रत्यास्थ उत्तर प्रभाव कहते हैं। उसे प्रत्यास्थ उत्तर प्रभाव कहते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलिए, ठीक है, ये कप है, देखिए ये प्याला है, ये पूरी तरह से ठोस होता, ये पूरी तरह से क्या होता? ठोस होता बच्चों, ये कप। और मैं इस कप पर विरूपक बल लगाता, क्या लगाता? विरूपक बल लगाकर इसके आकार या आकृति में मैं परिवर्तन करने का प्रयास करता, और फिर विरूपक बल में हटा लेता। तो जब मैं विरूपक बल हटा लेता तो जितना भी परिवर्तन हुआ है उस परिवर्तन के विरुद्ध एक बल कार्य करेगा जो इसी ठोस के भीतर होगा, जिसको हम कहेंगे प्रतिबल, ठीक है। और इस प्रतिबल के कारण वस्तु अपनी पुनः उसी अवस्था में, उसी आकृति में आएगी जिसमें वो पहले से थी। तो इसको आने में, ठीक है, अर्थात जैसे ये पहले थी, अरे यार इसमें चाय थी, चाय मेरे ऊपर गिर गई तो जैसे ये पहले थी, ठीक है, उसी अवस्था में दोबारा आने में जो भी समय लगा, जैसे पहले थी उसी अवस्था में आने में इसको जो समय लगा, उसी समय को हम क्या बोलेंगे? प्रत्यास्थ उत्तर प्रभाव बोलेंगे। उसी समय को क्या बोलेंगे? प्रत्यास्थ उत्तर प्रभाव बोलेंगे। चलिए, बैकग्राउंड आवाज आ रही है कोई? नहीं बच्चों जी, ठीक है, कोई बैकग्राउंड आवाज नहीं है।
चलिए ठीक है, कोई बैकग्राउंड आवाज नहीं है। अगर ऐसा है तो मैं देख लेता हूं एक बार प्लीज। हेलो 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 हेलो, नहीं कोई बैकग्राउंड आवाज नहीं है बेटा। ठीक है, मैंने अपने सिस्टम से चेक किया है, कोई बैकग्राउंड आवाज नहीं है। अब आप मुझे बताइए प्लीज, क्या आपको ये बात समझ में आई? कोई इश्यू तो नहीं है किसी को? जी ठीक है, प्लीज मुझे बताइए। चलिए ओके। हाँ ठीक है, इंग्लिश में देखो, इसको बोलेंगे इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट, ओके। कोई परेशानी वाली बात नहीं, आप बोलेंगे इंग्लिश में, मैं इंग्लिश में बताऊं। इसको बोलेंगे इलास्टिक फटीक। फटीक, ठीक है, इसको बोलेंगे, ठीक है, परफेक्टली, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। इसको बोलेंगे लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। इसको बोलेंगे लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी बोले, ठीक है, ओके। ओके एक बार मुझे यहां तक बता दो कि यहां तक सारी चीजें क्लियर है, कोई इश्यू तो नहीं है, कोई डाउट तो नहीं है किसी भी प्यारे बच्चे को? हाँ ओके। हाँ, अगर वॉइस में कोई दिक्कत आ रही है, मैं आपको बता दे रहा हूं, अगर आवाज में कोई दिक्कत आ रही है तो इसका एक रीजन होता है। एक्चुअली लाइट चली गई है और अभी ये सिस्टम इन्वर्टर से चल रहा है, तो इन्वर्टर से जब चलते हैं तो बैकग्राउंड में हल्की सी एक सी ऐसे करके आवाज आ रही होगी, है ना? तो बच्चों वो प्लीज आप उसे मैनेज कीजिए, क्योंकि अगर लाइट आ जाएगी तो वो आवाज बंद हो जाएगी, ठीक है। और अगर लाइट नहीं आएगी तो प्लीज इतना भी ज्यादा वो आपको परेशान नहीं करेगी, क्योंकि ये, ठीक है, मेरा खुद का अपना, ठीक है, अनुभव है, मैंने देखा है। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बिल्कुल क्लियर है आपकी ये बात, ठीक है, मेरे बिल्कुल समझ में आती है। लेकिन ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं कि वो थोड़ा सा हल्का सा आएगा बच्चों। चलिए, कमेंट सबका पहुंच रहा है, कोई डाउट नहीं है। मोस्टली बच्चों का आ गया जी सर, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़िए, ठीक है, ओके। चलिए, बहुत अच्छी बात है। जी बिल्कुल, चलिए ठीक है, ओके ओके ओके, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, सब कुछ क्लियर है, सबके कमेंट आ गए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो प्रत्यास्थ उत्तर प्रभाव क्या है? तो वस्तु अपनी पूर्व अवस्था में आने में जितना भी समय लेगी तो उसको हम प्रत्यास्थ उत्तर प्रभाव कहेंगे, जो समय लिया जाता है। प्रत्यास्थ श्रांति, इलास्टिक फटीग, ठीक है, इलास्टिक फटीग को मैं यहां पे समझाता हूं। इलास्टिक फटीग क्या होता है, लिख देता हूं, इलास्टिक फटीग। बच्चों एक्चुअली दिक्कत क्या है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और पॉलिटी को बड़े आराम से अंग्रेजी में पढ़ाया जा सकता है, बहुत अच्छे से। देखिए, इसको हिंदी में बोलेंगे प्रत्यास्थ श्रांति, लेकिन अधिकतर बच्चे जो हैं वो हिंदी मीडियम है, ठीक है, और हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं, इसलिए दिक्कत आती है, थोड़ी सी परेशानी आती है। आप लोग तो हिंदी में मैनेज कर लेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले, लेकिन हिंदी मीडियम का बच्चा बिल्कुल भी मैनेज नहीं कर पाता। तो जो भी हेडिंग्स हैं, ठीक है, उनको मैं बाइलिंगुअल लेकर चलूंगा। आप मुझे प्लीज एक बार याद दिलवा दीजिए कि सर इंग्लिश, जैसे आप में से कोई बच्चा बोलेगा, और मैं भी कोशिश करूंगा कि हर एक हेडिंग को, हर एक टॉपिक को मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में बताऊं, और समझाते समय भी इंग्लिश का इतना यूज करूं कि हिंदी मीडियम वालों को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो मेरे सब्जेक्ट में आराम से डील कर सकता हूं, कोई परेशानी नहीं है। आइए बात करेंगे प्रत्यास्थ श्रांति, इलास्टिक फटीग। आप एक बात बताइए, आप ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, आप इस ऑब्जेक्ट पे विरूपक बल लगा रहे हैं, आप इस ऑब्जेक्ट पे क्या लगा रहे हैं? डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हैं, आप इस पर विरूपक बल लगा रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट पर, ठीक है, विरूपक बल लगा रहे हैं आप इस ऑब्जेक्ट पर, ठीक है। प्लीज मेरी बात समझना आप लोग। आपने एक बार लगा दिया, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात। फिर आपका मन नहीं भरा, फिर आपने दोबारा लगा दिया, फिर तिबारा लगा दिए, 4 बार लगा दिए, 5 बार लगा दिया, बार 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 आप उस पर विरूपक बल लगा रहे हैं। तो आप सच बताइए बच्चे, ठीक है, इस वस्तु की, ठीक, बार बार विरूपक बल लगाने पर इस वस्तु का जो प्रत्यास्थता का गुण है वो घटेगा कि नहीं? अरे बोलिए, आप बार 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 अगर किसी भी वस्तु पर विरूपक बल लगाएंगे
तो एक ऐसा समय आएगा, एक ऐसी सीमा आएगी कि जब वो वस्तु अपनी दोबारा से उसी अवस्था में आएगी ही नहीं, अर्थात उसकी जो प्रत्यास्थता का जो गुण है वह गुण खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रत्यास्थ श्रांति कहते हैं। तो प्रत्यास्थ श्रांति को, ठीक है, इलास्टिक फटीग को हम किस तरह से लिख सकते हैं, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि बार बार विरूपक बल लगाने पर, बार बार डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करने पर, विरूपक बल लगाने पर किसी भी ठोस वस्तु की, किसी भी ठोस वस्तु का, किसी भी ठोस वस्तु का प्रत्यास्थता का गुण, प्रत्यास्थता का गुण कम होना, प्रत्यास्थता का गुण कम होना अथवा समाप्त होना, प्रत्यास्थता का गुण कम होना अथवा समाप्त होना ही क्या कहलाएगा, प्रत्यास्थ श्रांति कहलाएगा, प्रत्यास्थ श्रांति कहलाता है, प्रत्यास्थ श्रांति कहलाता है, प्रत्यास्थ श्रांति कहलाता है। ठीक है, तो बार बार विरूपक बल लगाने पर किसी भी ठोस वस्तु का प्रत्यास्थता का गुण कम होना, समाप्त होना ही क्या कहलाएगा, प्रत्यास्थ श्रांति कहलाएगा। ठीक है, ये बात बहुत अच्छे से क्लियर होगी। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इलास्टिक फटीग कहेंगे। अब बार बार इस पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाए, ठीक है, किसी भी ठोस पर। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है बच्चे, एक ऐसा, ठीक है, समय आएगा, एक ऐसी लिमिट आएगी, एक ऐसी कंडीशन आएगी कि उस वस्तु का प्रत्यास्थता का गुण समाप्त हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसी को हम इलास्टिक फटीग कहते हैं, प्रत्यास्थ श्रांति कहते हैं। बताइए मुझे, ये बात आपके समझ में आई कि नहीं, कि प्रत्यास्थ श्रांति क्या है, और क्लियर हुई, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। ठीक है, पहला मैंने बताया प्रत्यास्थ उत्तर प्रभाव, मैंने यहां पर बताया प्रत्यास्थ उत्तर प्रभाव, इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। ये क्या होता है, ठीक है, ये होता है कि जब आपने विरूपक बल लगाया, मैं एक बार और समझाता हूं, फिर मैं आपके कमेंट लूंगा। ठीक है, प्रत्यास्थ उत्तर प्रभाव क्या होता है, आपने विरूपक बल लगाया किसी भी वस्तु पर, और वह ठोस होनी चाहिए, क्योंकि प्रत्यास्थता का गुण ठोस की एक विशेषता है, ना कि द्रव की। द्रवों में प्रत्यास्थता नहीं पाया जाता, ना गैस में पाया जाता, प्रत्यास्थता का गुण केवल व केवल ठोस में पाया जाता है। इलास्टिसिटी ऑलवेज बी ऑन सॉलिड्स, ठीक है, इट डज नॉट इन लिक्विड और गैस। ठीक है, ये कभी भी लिक्विड और गैस में संभव ही नहीं है। ये हमेशा इलास्टिसिटी का गुण किस में पाया जाएगा, एक ठोस में पाया जाएगा। ओके बच्चों, अच्छा, अब इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट, प्रत्यास्थ उत्तर प्रभाव क्या है, कि आपने विरूपक बल लगाया और हटा लिया, तो वस्तु के भीतर प्रतिबल कार्य किया, और प्रतिबल वस्तु को दोबारा से उसी अवस्था में ले आया जिसमें वो पहले थी। ठीक है, तो जितना समय लगेगा उस समय को बोलेंगे प्रत्यास्थ उत्तर प्रभाव। क्लियर है, जितना समय लगा। और प्रत्यास्थ श्रांति क्या है, आप बार बार आप विरूपक बल लगा रहे हो, और जब आप बार बार विरूपक बल लगा रहे हो तो इससे उसका प्रत्यास्थता का गुण खत्म हो रहा है, कम हो रहा है बच्चों। बात समझ में आ रही, कम या खत्म हो रहा है, इसी को हम कहेंगे प्रत्यास्थ श्रांति, इलास्टिक फटीग। जी ओके, हाँ प्रियंका, अगर इससे क्वेश्चन नहीं पूछा है तो क्या बताओ, पढ़ाए नहीं इसे। एक बच्चा बोल रहा है कि सर इससे क्वेश्चन नहीं पूछा है। मान लो अगर क्वेश्चन नहीं पूछा तो क्या पढ़ाए नहीं, पढ़ाना बंद कर दें। चलिए, तो ये कौन सा है बच्चे, चलिए, आकाश दीक्षित है, और सर आपने चाय बंद कर दी। चाय मेरी बंद करवा दी, ठीक है ना, बंद क्या कर दी मैंने, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं चाय पीऊंगा। पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तुएं, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। आइए अब हम बात करते हैं पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तुएं, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी के बारे में, पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तुओं के बारे में। पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तुएं, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु है। देखिए ये क्या होता है बच्चे, पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु है। जैसे मान लीजिए कि आपने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, आपने विरूपक बल लगाया, माना कि आपने विरूपक बल लगाया, आपने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, आपने विरूपक बल लगाया, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया। ठीक है, चलिए सपोज दैट, और डिफॉर्मिंग फोर्स लगाकर आपने उसे छोड़ दिया। ठीक है, वह वस्तु
जिस अवस्था में पहले थी, या उसकी जो भी आकार या उसकी जो भी आकृति थी, उस आकृति को उसने 100% प्राप्त कर लिया, ठीक है, मोस्टली, ठीक है। तो जैसी वो वस्तु पहले थी, उसने बहुत हद तक अपने उसी आकार या उसी रूप को, उसी शेप को अचीव कर लिया, ठीक है। तो इसका मतलब है आप उस वस्तु को, आप उस सॉलिड को क्या बोलेंगे कि साहब वो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी है, क्योंकि हमने क्या लगाया, हमने इस पर, ठीक है, विरूपक बल लगाया। और जब हमने विरूपक बल लगाया, तो विरूपक बल जब हमने लगाने के बाद, अप्लाई करने के बाद, जैसे ही विरूपक बल हमने हटाया, तो वस्तु के भीतर जो कार्य करने वाला प्रतिबल था वो इतना स्ट्रांग था कि वो उसको पुनः उसी शेप में ले आया जिस शेप में ये वस्तु पहले से थी। अर्थात वो वस्तु क्या है, पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु है। तो कैसे लिखेंगे इसको, पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु को, ठीक है, इस तरह से लिख लेते हैं, ठीक है ना। ऐसे ठोस, ऐसे ठोस जो विरूपक बल हटा लेने पर, विरूपक बल हटा लेने पर, ऐसे ठोस जो डिफॉर्मिंग फोर्स हटा लेने पर, हटा लेने पर पुनः, ठीक है, अपनी, पुनः अपनी उसी आकृति, पुनः अपनी उसी आकृति अथवा आकार को, आकार को प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें अपनी उसी आकृति अथवा आकार को प्राप्त कर लेते हैं जिसमें, जिसमें वह पहले थे, जिसमें वह पहले थे। मतलब जैसी आकार आकृति उनकी पहली थी, ये अपनी उसी आकार या आकृति को प्राप्त कर लेते हैं। यहां से क्वेश्चन जरूर बनता है। प्यारी मेरी एक बहन है, ठीक है, जिसने कहा था कि सर क्वेश्चन नहीं बनते बेटा, मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, यहां से क्वेश्चन बनता है। और वो क्वेश्चन क्या बनता है कि पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तुएं कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो एक वस्तु है फॉस्फर ब्रांच, आप नाम याद करेंगे, इसको पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु माना जाता है। और दूसरी वस्तु है क्वार्ट्ज, इसको भी पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु माना जाता है बच्चे। ये दो वस्तुएं हैं, ये दो ऐसे ठोस है, एक क्वार्ट्ज है, क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज, ठीक है, और एक है आपका फॉस्फर ब्रांच, ठीक है। चलिए इसको हिंदी में ही रहने देते हैं, क्या जरूरत है, दो दो, ठीक है। फॉस्फर ब्रांच, ठीक है, फॉस्फर ब्रांच, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, इन दोनों को हम पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तुएं कहते हैं, पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तुएं कहते हैं, ठीक है बच्चों, वस्तुएं कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो यहां से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तुएं कैसी हैं साहब, जैसे ही आपने विरूपक बल हटाया, जैसे ही आपने विरूपक बल हटाया, तो उन वस्तुओं ने पुनः अपनी उसी शेप को, उसी आकार या उसी आकृति को प्राप्त कर लिया जिसमें वो पहले से थी। तो ऐसी वस्तुओं को हम क्या बोलेंगे, पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तुएं बोलेंगे। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बच्चे, कोई दिक्कत नहीं। प्रियंका बोल रही है सॉरी सर गलती हो गई। बच्चे गलती की कोई बात ही नहीं है इसमें, ठीक है, कोई इशू नहीं, ठीक है। हमें पता है हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो हाँ, ये बात समझिए। और कौन कौन से क्वेश्चन और पूछे जाते हैं इसी चैप्टर से, ये मैं बताऊंगा आपको। और जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाओगे या प्रैक्टिस सेट लगाओगे, तो आपको यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे डिट्टो, जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कोई बात नहीं। सभी का कमेंट दिखता है। अब आप इसलिए ऐसा लिखते हैं, ठीक है, कि मैं आपका नाम लूं, मैं नाम सभी का लूंगा, चिंता ना करो। लेकिन एक बार आप मुझे थंब देके बताइए, ठीक है, कि ये चीज क्लियर हुई, पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तुएं क्या है, ये बात आपके समझ में आई, आपके मस्तिष्क में ये बात बैठी घर की, प्लीज मुझे आप ये बताइए। चलिए चलिए, आकाश बोल रहे हैं सर एक बार आप प्लीज, विपिन मेरठ मेरा फ्रेंड है, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है, आप उससे बोल दो कि मुझे अनब्लॉक कर दे। मतलब आप लोग मुझसे ऐसी ऐसी सिफारिशें भी लगवाते हो भाई। जैसे रेडियो पे नहीं होता था एक आरजे आता था, ठीक है, तो वो आरजे सिफारिशों का काम करता था। एक आदमी बोलता था कि साहब मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है, वो मुझे व्हाट्सएप पे उसने ब्लॉक कर दिया, वो मेरा रिप्लाई नहीं कर रहा, आजकल मुझसे बड़ा नाराज है। वही काम करवा रहे हो तुम लोग मुझसे, हैं। चलो थम्स अप दो, ओके, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, ठीक है। ओके ओके
चलिए ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आपको ये सारी चीजें समझ में आई। चलिए चलिए ठीक है, ये सारी चीज समझ में आई। अब इसके बाद ठीक है, ठीक है, हमें क्या देखना है? प्रत्यास्थता की सीमा, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। हमें लास्ट ये समझना है, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता की सीमा क्या होती है। चलिए आइए आगे चलते हैं, अब बात करेंगे प्रत्यास्थता की सीमा की। प्रत्यास्थता की सीमा बच्चों, प्रत्यास्थता की सीमा, एक लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता की सीमा। एक बात बताइएगा, ये मान के चलिए आप, ठीक है, ये कोई बच्चे, ठीक है, लोहे का कोई एक गुटका है, गुटका मतलब समझते हो, ये कोई ऑब्जेक्ट है ठोस लोहे का। ठीक है, इस ठोस लोहे के ऑब्जेक्ट को आपने फर्श पर रख दिया, ये फर्श है, आपने इसको किस पर रख दिया? एक फर्श पर रख दिया। ठीक है, और ऊपर से आपने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, ऐसे क्या लगाया? इस पर आपने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, इस पर आपने विरूपक बल लगाया। ठीक है, इस पर आपने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, इस पर आपने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, विरूपक बल लगाया। तो ये एक ठोस गोला है, कोई भी ठोस ऑब्जेक्ट है बच्चे लोहे का। ठीक है, ये फर्श पर रखा हुआ है और आपने इसको बच्चे प्रेस किया। ठीक है, आपने इसको प्रेशराइज किया, आपने इस पर बल लगाया, आपने इस पर दाब लगाया। ठीक है बच्चों, तो अगर मान लीजिए कि फोर्स जो आप अप्लाई कर रहे हैं वो एक लिमिट से ज्यादा है, एक लिमिट से ऊपर है। ठीक है, और वो लिमिट से इतना ऊपर है कि ये वाला जो बच्चे ऑब्जेक्ट है, ये वाला ऑब्जेक्ट एक चादर के रूप में बदल गया। ठीक है, आपने इसको इतना प्रेशराइज किया कि ये वाला ऑब्जेक्ट बेचारा चादर हो गया, अर्थात इसकी ऊंचाई कम हो गई। ठीक है, लेकिन इसकी लंबाई बढ़ गई, क्षेत्रफल तो उतना ही रहेगा, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन ठीक है क्या हुआ कि इसकी ऊंचाई कम हो गई और इसकी लंबाई बढ़ गई। मान लो आफ्टर, ठीक है, ऐसे आपने डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया। इस डिफॉर्मिंग फोर्स को मैं ऐसे लिख देता हूं, अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है, ऐसे लिख देता हूं, विरूपक बल, डिफॉर्मिंग फोर्स। आपने इस तरह से बच्चों डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया, इस पर आपने डिफॉर्मिंग फोर्स इस तरह से अप्लाई किया, और जब आपने डिफॉर्मिंग फोर्स इस तरह से अप्लाई किया तो इस तरह से अप्लाई करने के बाद ये ऐसा हो गया, ये ऑब्जेक्ट ये ऐसा हो गया। जो पहले आपको ऐसा दिख रहा था, ठीक है, वो कैसा हो गया? वो अब ऐसा हो गया। ये फर्श है, ये फर्श है बच्चों, और ये अब ऐसा हो गया, ये ऑब्जेक्ट इस तरह से बदल गया। तो ऑब्वियस सी बात है बच्चे, है ना, आपने इतना बल लगा दिया, इतना बल लगा दिया, इतना फोर्स अप्लाई कर दिया कि वो बेचारा अपनी दोबारा से उसी अवस्था में, उसी आकृति आकार में लौट ही नहीं सकता। ठीक है, तो प्रत्यास्थता की सीमा का मतलब है कि बच्चे विरूपक बल का मान, विरूपक बल का मान, बल का मान, ठीक है, इतना भी अधिक नहीं होना चाहिए, इतना भी अधिक नहीं होना चाहिए, होना चाहिए कि वह ऑब्जेक्ट, कि वह ऑब्जेक्ट पुनः अपनी, ठीक है, पूर्व अवस्था में ना लौट सके, मैं ना लौट सके, मैं ना लौट सके। ठीक है बच्चे, और जब तक वो ऑब्जेक्ट अपनी पुरानी वाली स्थिति को प्राप्त कर सकता है, जब तक और जहां तक, जब तक और जहां तक वो ऑब्जेक्ट अपनी पुरानी वाली स्थिति को प्राप्त कर सकता है, मैं लिख सकता हूं यहां पर, जब तक कि वह ऑब्जेक्ट, जब तक कि वह ऑब्जेक्ट, जब तक कि वह ऑब्जेक्ट अपनी, अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त कर सकता है, प्राप्त कर सकता है, उसी को हम क्या बोलेंगे? उसी को हम प्रत्यास्थता की सीमा बोलेंगे, उसी को हम लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी बोलेंगे, प्रत्यास्थता की सीमा बोलेंगे, उसी को हम लोग प्रत्यास्थता की सीमा बोलेंगे। आप जैसे, ठीक है, किसी ग्लास को लो, ठीक है, या कोई भी आप बच्चे ऐसा कोई सॉलिड लो, आप उस सॉलिड को ऐसे विरूपक बल लगाओ, उस सॉलिड पर विरूपक बल लगाओ, सॉलिड पर, ठीक है, जब आप उस सॉलिड पर विरूपक बल लगाते हैं, ठीक है, तो आपको लगता है कि यहां तक ये अपनी उसी अवस्था को, अपनी उसी स्थिति को प्राप्त कर लेगा, अपनी उसी शेप को प्राप्त कर लेगा, इतने तक ये अपनी उसी शेप में आ जाएगा जिसमें वो पहले था। लेकिन आपको भी पता है कि अगर मैंने इस पर और ज्यादा विरूपक बल लगा दिया, ठीक है, तो फिर ये वास्तव में पुनः अपनी दोबारा उस शेप में कभी भी नहीं आ पाएगा जिस शेप में वो पहले था।
वो दोबारा से अपनी उस शेप में आ ही नहीं सकता। तो मतलब आप लिमिट से ऊपर बढ़े गए। तो जब आप लिमिट से ऊपर चले गए तो अर्थात आपने ठीक है लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी को क्रॉस कर दिया, आपने प्रत्यास्थता की सीमा को क्रॉस कर दिया। ये बात समझ में आ रही है? ये होती है प्रत्यास्थता की सीमा, ये होती है प्रत्यास्थता की सीमा। हाँ, जैसे रेल की पटरी पर कॉइन रख देते हैं, बहुत अच्छे। ठीक है, कितना सही एग्जांपल दिया एक बच्चे ने कि सर जैसे रेल की पटरी पर हम लोग कॉइन रख देते हैं और देखते हैं ठीक जब रेल निकल जाती है। चलिए जी। ठीक है, क्लियर है? कोई इशू तो नहीं है यहां तक? चलिए, अब दो चीजें मैं आपको बताऊंगा। एक मैं बताऊंगा आपको तन्य पदार्थ। तन्य पदार्थ अंग्रेजी में इनको हम लोग बोलते हैं डक्टाइल मैटर्स। डक्टाइल मैटर्स, तन्य पदार्थ। और मैं आपको एक और चीज बताऊंगा जिसको कहेंगे हम भंगुर पदार्थ, इसको बोलेंगे फ्रिजाइल। क्या बोलेंगे? फ्रिजाइल। फ्रिजाइल मैटर्स, भंगुर पदार्थ। ठीक है, बस ये दो चीज मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, एक तो बताऊंगा बच्चे जी तन्य पदार्थ, और मैं आपको बताऊंगा भंगुर पदार्थ, डक्टाइल मैटर्स। और ठीक है, फ्रिजाइल ना कहो, इसको ब्रिटल कह दो। ब्रिटल कहना ज्यादा अच्छा रहेगा, ब्रिटल। ब्रिटल मैटर्स, ब्रिटल मैटर्स। ठीक है, भंगुर पदार्थ। ठीक है, ये आपके एग्जाम में आता है, पूछा जाता है, तन्य पदार्थ और भंगुर पदार्थ। ठीक है, चलिए अब देखो मैं आपको दो चीजें बताता हूं। ठीक है ना, जो ठोस होता है ना, कौन होता है बच्चों? जो ठोस होता है, जो सॉलिड होता है, सॉलिड के पास दो चीजें होती है, एक तन्यता, ठीक है, और एक आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता, ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं बच्चे किसके पास? ठोस के पास। ये द्रवों के पास नहीं होते और ना ही ये गैसेस के पास होते। ठीक है, ठोस के पास दो तरह के गुण होते हैं। ठीक है, जब आप ठोस की क्वालिटियों को पढ़ोगे, ठीक है, तो ठोस के पास बच्चे, और ठोस में भी खासकर बच्चे कौन सी? ठोस में भी धातु है। ठोस में भी कौन बच्चों? धातु है, मेटल्स। ठोस में भी कौन? मेटल्स, नॉन मेटल्स नहीं, मेटल्स। तो मेटल्स के पास दो चीजें होंगी, एक होगा आघात वर्धनीयता, एक होगी तन्यता। तन्यता का मतलब है डक्टाइल, और आघात वर्धनीयता को ऐसे ही कुछ इंग्लिश में बोलते हैं, अगर मुझे याद आ जाएगा मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो दो चीजें हैं, आघात वर्धनीयता, तन्यता। आघात वर्धनीयता का मतलब क्या है? ठीक है, ध्यान रखना, आघात वर्धनीयता मतलब, ठीक है, घात का मतलब होता है पीटना। घात का मतलब होता है पीटना। पीट पीट के आप उसकी पतली से पतली चादर बना सके, इसको कहते हैं आघात वर्धनीयता, मतलब पीटना। तो पीट कर पतली चादरों के रूप में परिवर्तित कर देना, पतली चादरों के रूप में बदल देना, परिवर्तित कर देना। पीट कर पतली चादरों के रूप में परिवर्तित कर देना, परिवर्तित कर देना, उसको क्या कहेंगे? उसको हम लोग कहेंगे आघात वर्धनीयता। पीट कर, जैसे आपने एल्यूमिनियम फॉइल देखा है, ठीक है, जिसमें हम लोग अपना लंच लेकर जाते थे, तो रोटियों को एल्यूमिनियम फॉइल में, ठीक है, पैक किया जाता है। ठीक है, अब भी आप डोसा वगैरह अगर पैक करवाते होंगे मार्केट से, तो आपने देखा होगा बच्चों कि वो क्या करता है, डोसा वगैरह को या फिर कोई भी आपकी सैंडविच वगैरह या फिर कुछ भी आप जब पैक करवाते हैं तो वो एल्यूमिनियम फॉइल में उसे पैक करके देता है। या पराठा, ठीक है, पराठे को भी एल्यूमिनियम फॉइल में ही पैक करते हैं। तो ऐसे ही आपने बच्चे, ठीक है, एक मिठाई, आप 20 की मिठाई खाते होंगे, ऐसी मिठाई जिसपे चांदी का वर्क होता है। ठीक है, महंगी महंगी मिठाइयां जिन पे चांदी का वर्क होता है, ठीक है, जैसे कि आपका काजू कतली टाइप की मिठाइयां, सस्ती फस्ती नहीं, तो उन पे भी आप देखते हैं चांदी का वर्क होता है। तो चांदी को इतना पीटा, इतना पीटा, इतना पीटा कि उसकी बहुत ही ज्यादा पतली सी चादर बना दी। मतलब वो तो चांदी की इतनी पतली चादर है कि बस कुछ पूछो मत। ऐसी सोने का भी वर्क होता है, और सोने के वर्क की भी मिठाइयां आती हैं। ठीक है, बहुत महंगी मिठाइयां होती हैं, उसमें मिठाइयों का दाम नहीं, सोने का दाम ज्यादा होता है। उसमें सोने की इंपोर्टेंस ज्यादा है, मिठाई की उसमें कोई इंपोर्टेंस नहीं है। ये बात आपको समझ में आ गई? तो उसको हम आघात वर्धनीयता। तन्यता का मतलब है बच्चे कि उसके पतले तार खींचे जा सकते हो, उसके पतले तार तक खींचे जा सकते हो, पतले तार खींचे जा सकते हो,
पतले तार खींचे जा सकते हो, पतले तार खींचे जा सकते हो। ठीक है, जैसे बच्चे आपने देखा है कि आप सोने की तन्यता सबसे अधिक होती है, मैं लिख देता हूं, सोने की तन्यता सबसे अधिक होती है, सोने की तन्यता सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक होती है, होती है। ठीक है, सोने की तन्यता, ऐसा कहा जाता है बच्चों की 1 ग्राम सोने से 1 ग्राम सोने से 200 मीटर लंबा वायर खींचा जा सकता है, 200 मीटर लंबा तार, बताइए 1 ग्राम सोने से 200 मीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। तो तन्यता आपको समझ में आ गई बच्चों, तन्यता क्या है? तो तन्यता ठोस में, और ठोस में भी खासकर बच्चे किसका? ठीक है, ये ठीक है धातुओं का, मेटल्स का एक गुण होता है। भंगुर पदार्थ का मतलब होता है बच्चे कि अगर आपने उन पर थोड़ा सा भी विरूपक बल लगाया तो वे तुरंत टूट जाएंगे। ठीक है, विरूपक बल लगाने पर टूट जाते हैं, विरूपक बल लगाने पर ठीक है टूट जाते हैं, टूट जाते हैं। ठीक है, जैसे कि कांच या फिर आपके उच्च कार्बन, कांच, उच्च कार्बन और स्टील, और आपकी स्टील, क्योंकि बच्चे स्टील में क्या होता है? स्टील में आपका कार्बन होता है, स्टील में कार्बन होता है, पता है ना आपको, कार्बन। ठीक है, तो स्टील भी आपका भंगुर पदार्थ है, ध्यान रखना। तन्य पदार्थ लोहा होगा, तन्य पदार्थ कौन सा होगा? लोहा, लोहा तन्य पदार्थ होगा। ठीक है बच्चे, सोना तन्य पदार्थ होगा, चांदी तन्य पदार्थ होगा, कॉपर तन्य पदार्थ होगा। ठीक है, एल्यूमिनियम तन्य पदार्थ होगा। लेकिन स्टील जो है, स्टील कैसा होगा? स्टील भंगुर पदार्थ होगा। स्टील कैसा पदार्थ होगा? स्टील आपका भंगुर पदार्थ होगा। चलिए, जी बिल्कुल, हाँ, एक बच्चे ने बताया, बिल्कुल अगाध वर्तनीयता को वो बोलेंगे, मुझे याद आ गया, बहुत अच्छे बच्चे। ठीक है, मैलिएबल, 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 थैंक यू सो मच बच्चे। और तन्यता को डक्टिलिटी, डक्टिलिटी, थैंक यू सो मच। बच्चे का नाम नहीं देख पाया मैं, क्या नाम था उसका, लेकिन मुझे याद दिलवाने के लिए थैंक यू। मैं मैलिएबल को बार बार याद कर रहा था, मैलिएबल, मैलिएबल। ठीक है, अगाध वर्तनीयता। चलिए, ये बात समझ में आ गई? बस बच्चों, ये है आपका ठोसों के ठीक है यांत्रिक गुण, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड हो सकता है कि बहुत इंपोर्टेंट ना हो एग्जाम की दृष्टि से, लेकिन पढ़ाना तो था। लेकिन बाबू, जो कल मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, द्रवों के यांत्रिक गुण, वो तो आप मान के चलिए कि एग्जाम में 101% क्वेश्चन वहां से बनता है द्रवों के यांत्रिक गुण से। ठीक है, तो कल द्रवों का यांत्रिक गुण, अब कल से जो आने वाले टॉपिक होंगे वो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे। ठीक है, पहले द्रवों का यांत्रिक गुण पढ़ाएंगे, फिर वेव पढ़ाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाएंगे, ऑप्टिक्स पढ़ाएंगे। ठीक है, और फिर न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये और इन्हीं 4-5 चैप्टरों के साथ आपकी फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगी। तो आपकी फिजिक्स आप ये मान के चलिए कि 2 सप्ताह की मेहमान और है, केवल व केवल 2 सप्ताह, उसमें आपकी फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगी ऑलमोस्ट बच्चों। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी भी तरह की? ठीक है, प्लीज आप एक बार बता दीजिए कि यहां तो कोई इश्यू तो नहीं। मैं बता देता हूं, तन्य पदार्थ, डक्टाइल मैटर्स। ठीक है, अब डक्टाइल मैटर्स आमतौर पर ठोस होते हैं, ठोस में भी कौन होती है? मेटल्स होते हैं, धातुएं। और धातुओं के 2 गुण होते हैं, एक अगाध वर्तनीयता होती है धातुओं के पास, एक तन्यता होती है। अगाध वर्तनीयता का मतलब होता है पीट पीट कर जिनकी पतली से पतली चादर बनाई जा सकती हो, अगाध वर्तनीयता है। और तन्यता का मतलब है जिनके पतले से पतले तार खींचे जा सकते हो। ठीक है, चलिए, और भंगुर पदार्थ विडल मेटल का मतलब होता है कि अगर आपने थोड़ा सा भी विरूपक बल लगाया, अगर आपने थोड़ा सा भी डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया तो वे टूट जाएंगे, जैसे कि आपका कांच, आपके उच्च कार्बन और आपकी स्टील, क्योंकि स्टील में कार्बन होता है। ठीक है, इस वजह से। ठीक है, प्रत्यास्थता की सीमा मैंने आपको समझा दिया। पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तुएं मैंने बता दी आपको। 2 एग्जांपल याद करने हैं इसमें, क्वार्ट्ज और फॉस्फर ब्रांच, ये 2 एग्जांपल आपको याद करने हैं। ये पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तुएं हैं, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी है। ठीक है, चलिए, इलास्टिक फटीग, प्रत्यास्थ श्रांति आपको, ठीक है, मैंने बार बार बताया कि प्रत्यास्थ श्रांति क्या है। आप बार बार विरूपक बल लगाए तो जो प्रत्यास्थता का गुण है वो समाप्त हो जाएगा, ठीक है, या कम हो जाएगा। ठीक है, और ये मैंने आपको समझाया था। प्रत्यास्थ उत्तर प्रभाव मैंने बताया, प्रत्यास्थ श्रांति बताई, पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तुएं और प्रत्यास्थता की सीमा मैंने आपको समझाई। और प्रत्यास्थता क्या होती है ये मैंने आपको बताया, और प्रत्यास्थता गुणांक भी मैंने बता दिया, और हुक्का नियम भी बता दिया मैंने आपको। ठीक है, चलिए,
चलिए। ओके बच्चों, ठीक है। तो कोई डाउट है किसी का, प्लीज कोई डाउट है? कोई डाउट है तो आप बताइए, फिर मैं आपके डाउट का आंसर देके जाता हूं। नहीं, ऐसा नहीं कि सभी धातुएं तन्य होती हैं, नहीं, ठीक है ना। सोडियम हो गया, आपका कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया, इनमें तन्यता है ही नहीं, ठीक है। इनको तो आप चाकू से काट सकते हैं, ये इतनी मुलायम होती है, ठीक है। और इनमें तन्यता का गुण अन्य की अपेक्षा बहुत कम होता है। तो कई धातुएं ऐसी हैं, ठीक है। पारा, ठीक है, पारा एक लिक्विड धातु है, तो बच्चे पारा में तन्यता बिल्कुल भी नहीं होगी, तो ऑब्वियस सी बात है। गुरुजी बस मुझे आपकी तरह बनना है। चलिए ओके। ओके ओके ओके। हवा और पवन में क्या डिफरेंस है? बहुत डिफरेंस है हवा और पवन में, ठीक है। और अब मैं तुम्हें क्लाइमेटोलॉजी तो पढ़ा नहीं रहा। ठीक है, आप ज्योग्राफी वाले सर से पूछना, वो बताएंगे हवा और पवन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। हाँ, बबलू मावी आप अपना डाउट तो बताइए, तभी तो क्लियर करेंगे, ठीक है। चलिए, 99% बच्चों को तो कोई डाउट ही नहीं है, अब जिनका डाउट नहीं है तो उनका डाउट कैसे क्लियर करें? चलिए, अच्छा तन्यता एक बार फिर से समझा दीजिए। पहला डाउट आया है आदर्श का, ठीक है, कि सर तन्यता फिर से समझा दीजिए। तन्यता का मतलब है कि आप, तन्यता का मतलब है तार खींच सकें आप। तन्यता का मतलब है आप, ठीक है, किसी भी धातु को एक तार बना सके, उसके तार खींचे जा सकते हो, उसी को हम तन्यता कहेंगे, ठीक है। ओके, एक कमेंट है, एक बार डक्टाइल मैटर्स बता दीजिए। देखिए, डक्टाइल्स मैंने बताया था आपको, ठीक है, ये हम मैंने बता दिया आपको तन्यता। और ब्रिटल मेटल्स जो भंगुर पदार्थ होते हैं, वो तुरंत टूट जाएंगे अगर आपने विरूपक बल लगाया। जैसे कांच, कांच पर आप थोड़ा सा भी बल लगाते हो वो टूट जाएगा, वो फिर अपनी उसी शेप में नहीं आएगा जिसमें वो पहले से था। चलिए, अच्छा आज ही पढ़ा है हवा और पवन? लो यार, आज ही पढ़ा है हवा और पवन, तुम बोल रहे हो यार, मतलब कुछ भी। चलिए, चलिए ठीक है, ओके। सभी के कमेंट है और सबका डाउट क्लियर है। चलिए, चलिए, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।